हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन राय स्मार्ट क्लासेज। आज हम बिहार का मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और उससे जुड़े प्रमुख तथ्यों के जानकारी साझा करेंगे। ये तथ्य आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का मध्यकालीन इतिहास कैसा रहा? लगभग 1200 ईस्वी से 1750 ईस्वी के दरमियान के जो इतिहास है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो बिहार प्राचीन काल में सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र हुआ करता था, ये मध्यकालीन काल में बहुत ही बुरा स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो बाहरी आक्रमण होने लगे उसके चलते बहुत कुछ नष्ट हो गया। तो बिहार का मध्यकालीन इतिहास उन विदेशी आक्रमणों और राजवंशों द्वारा स्मरण किया जाता है जिन्होंने बिहार के गौरव को नष्ट कर दिया। आक्रमण और उत्तराधिकार के युद्ध ने सभी समय का सबसे अंधकारमय युग बना दिया, जो मध्यकालीन युग था बिहार का। मध्यकाल में बिहार ने भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा खो दी। मध्यकाल में बिहार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, नुहानी वंश, चेर वंश, भोजपुर के उज्जैनी वंश, सुर वंश और मुगल वंश का शासन था। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कह सकते हैं, कि जिसमें कि सूर्यवंश ही था, जहाँ जो शेरशाह सूरी का समय था वही एक आप मध्यकाल में स्वर्ण युग कह सकते हैं, क्योंकि वो जो राजनीतिक केंद्र था वो बिहार था। बाकी सारे बाहर से शासन होने लगे। मध्यकालीन बिहार का स्वर्ण युग शेरशाह सूरी के शासनकाल था। तो सबसे पहले बिहार में तुर्कों का आक्रमण हुआ, जो लगभग 11वीं शताब्दी से इस्लामी आक्रमणकारियों का शुरू हो गया था। 11वीं शताब्दी से मगध मीन्स बिहार पर मध्य पूर्व के इस्लामी आक्रमणकारियों का आक्रमण होता रहा। मोइजुद्दीन मोहम्मद इन साहब, जिसको मोहम्मद या मोहम्मद गोरी के नाम से भी जाना जाता था, घोर क्षेत्र में स्थित घुरिंद वंश का शासक था, तुर्क शासक था। जब वो आया था जो भारत में, बहुत सारा नष्ट किया। जब वापस जाने लगा तो घोर के मोहम्मद के सामने प्रार्थना करते समय इस्माइली दूतों द्वारा 15 मार्च 1206 को दमयक में सिंधु के तट पर हत्या कर दी गई थी। बहुत कमज़ोर हो गए तो वहाँ हत्या कर दी गई थी। लेकिन क्या भारतीय उपमहाद्वीप में उसने जो पूर्व में वो अपने विजय को करने के लिए गुलाम को देके गया था कि तुम यहाँ इस्लाम का प्रसार प्रभाव करना। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सिंध के पूर्व में उनकी विजय उनके दास सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के तहत दिल्ली सल्तनत में विकसित हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक के तहत उसका दास सेनापति था, जो यहाँ का दे के गोरी जा रहा था, तो उसके दिल्ली सल्तनत बनाया उसने। बिहार पर कुतुबुद्दीन ऐबक के जनरलों में से एक मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने हमला किया था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय सहित कई बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया और कई निर्दोष लोगों को मार डाला था। सबसे पहला हमला बख्तियार खिलजी ने किया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के एक सेनापति में से एक था, जिसने बहुत सारे बौद्ध मठों को नष्ट किया, बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला, नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। तुर्की के आक्रमणों के कारण दिल्ली सल्तनत का शासन स्थापित हुआ और बिहार को या तो दिल्ली से शासन करने वाले शासकों के अधीन शामिल कर लिया गया
या एक अलग प्रांत बना दिया गया। जो तुर्कों के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया, तो बिहार को दिल्ली से ही शासित करने लगे, वहीं के शासकों के अधीन हो गया। यहाँ पे सूबेदार और वो रख के या फिर एक अलग प्रांत बना दिया गया जो वहाँ से मॉनिटर होता था, यहाँ सूबेदार होते थे। तो मोहम्मद बख्तियार खिलजी कौन था? वह कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापतियों में से एक था। उसके द्वारा कई मठों और विहारों को ध्वस्त कर दिया गया। बिहार में कई मठों और पहली बार बिहार में आक्रमण किया था। उसके द्वारा 1193 ईस्वी में नालंदा, विक्रमशिला और उदयपुरी जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को जलने में शायद 3 महीने से भी ज़्यादा समय लग गए थे, इतनी उसमें लिखी हुई वो किताबें थी। बख्तियार खिलजी 1197 ईस्वी में बिहार का पहला मुस्लिम विजेता था। बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। बख्तियार खिलजी ने मिथिला के कर्नाट राजा नरसिंह देव के क्षेत्र पर भी आक्रमण किया था। बाद में उसके द्वारा बंगाल और असम क्षेत्र पर भी आक्रमण किया गया। सदरुद्दीन हसन निजामी ने ताजुल मसीर में 1192 से 1228 ईस्वी में खिलजी के आक्रमण के बारे में उन्होंने इस किताब में लिखा है। बिहार का अधिकांश भाग तुर्कों द्वारा शासित था, जबकि गुलाम वंश सत्ता में था। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन ज़्यादातर जो था तुर्कों द्वारा ही शासित था। इस प्रकार अधिकार पुनः प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता था। बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दन ने की थी और उसका मकबरा जो है बिहार शरीफ में है। बख्तियार खिलजी यही बिहार में ही मरा था, उसकी हत्या अली मर्दन ने कर दी थी, जिसका मकबरा बिहार शरीफ में है। तो सबसे पहला मुस्लिम सेनापति था जो बिहार में विजेता बना और बिहार को नष्ट कर दिया। जो सांस्कृतिक और केंद्र थे, बौद्ध विहार जितने थे, बहुत सारे बौद्ध विहार को नष्ट कर दिया। जो प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी नालंदा, विक्रमशिला, उदयपुरी सबको नष्ट कर दिया। बिहार और गुलाम वंश। गुलाम वंश दिल्ली में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बिहार की स्थिति के बारे में सीमित साक्ष्य, ज़्यादा साक्ष्य नहीं उपलब्ध है। लेकिन गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का एक सेनापति थे। जब मोहम्मद गोरी 1206 में यहाँ से जाने लगे वापिस, तो इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का दे दिया कि तुम आगे बढ़ाओ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश के स्थापना की। अली मर्दन के बाद हसमुद्दीन ऐवाज खिलजी ने लखनौती में स्वतंत्र शासन स्थापित किया। अली मर्दन जो बख्तियार खिलजी को हत्या कर दी थी, उसके शासन के बाद हसमुद्दीन ऐवाज खिलजी ने लखनौती बंगाल को उस टाइम करते थे, उसने स्वतंत्र शासन, वह तिरहुत शासकों से कर प्राप्त करने में सक्षम था। 1225 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम गुलाम इल्तुतमिश, जिसको शमुद्दीन इल्तुतमिश भी कहा जाता था, बिहार शरीफ पर कब्जा किया। वह दिल्ली सल्तनत के अधीन बिहार पर कब्जा पाने वाला पहला सुल्तान था। इल्तुतमिश भी वहीं से था, तो उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद के लाया था, इसलिए उसको गुलाम बोलते। वह दिल्ली सुल्तान के अधीन, तो इल्तुतमिश के टाइम में ही बिहार पर कब्जा करने वाला पहला गुलाम वंश का सुल्तान बना।
इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर आक्रमण किया और बाद में लखनौती चला गया। लखनौती मतलब बंगाल के एरिया। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को अपना प्रतिनिधि सूबेदार बनाया, लेकिन बाद में इवाज ने उसे भगाने पर मजबूर कर दिया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना जो सूबेदार बनाया अलाउद्दीन जानी को बनाया, लेकिन बाद में इवाज जो थे वो उसको भगा दिए। तो इसके चलते क्या हुआ, इल्तुतमिश के जो बेटे नसरुद्दीन मोहम्मद ने इवाज पर हमला किया और उसे मार डाला। उसने बिहार, अवध, लखनौती को अपने में मिला लिया और 1229 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश के बेटे नसरुद्दीन मोहम्मद ने इवाज को मार के और बिहार, अवध, लखनौती मतलब बिहार, अवध, लखनौती सबको में मिला लिया और 1229 ईस्वी तक शासन किया। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक इख्तियार उद्दीन बल्का, जिसको बल्ख खिलजी ने विद्रोह कर दिया। इसलिए क्या हुआ, इल्तुतमिश ने बल्ख को हराकर बिहार को बंगाल से अलग कर दिया। इल्तुतमिश ने बल्ख को हरा दिया और बिहार और बंगाल को फिर से अलग कर दिया। इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया और बाद में तुगान खान बिहार के राज्यपाल बने। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण ढीला हो गया। इल्तुतमिश जो दिल्ली के शासक था, जब उसकी मृत्यु हुई तो बिहार पर कंट्रोल कम हो गया। उस टाइम मनेर, बिहार शरीफ, भोजपुर, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर, संथाल परगना, नालंदा, लखीसराय और विक्रमशिला गुलाम वंश के अधीन थे। इल्तुतमिश के समय मनेर, बिहार शरीफ, भोजपुर, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर, संथाल परगना, नालंदा, लखीसराय, विक्रमशिला ये सब गुलाम वंश के अधीन थे। तिरहुत का जो एरिया था वो कर्नाटक के शासक थे, तो उनको कर्नाटक शासक थे जो स्वतंत्र थे, लेकिन वो दिल्ली को कर देते थे। वो तिरहुत एरिया में कर्नाटक शासन था, वो स्वतंत्र शासन करते थे, लेकिन दिल्ली को कर दिया करते थे। इसके बाद खिलजी वंश का शासन आया, बिहार और खिलजी वंश। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना और खिलजी वंश का शासन प्रारंभ हुआ। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी का शासन शुरू हुआ। उन्होंने पैमाइश के बाद ज़मीन पर लगी फसल का आधा हिस्सा राजस्व के रूप में मांगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जब वो 1296 में बना तो जो ज़मीन पे फसल था उसके आधा हिस्सा लगान के रूप में मांगा। शेख मोहम्मद इस्माइल को अलाउद्दीन खिलजी ने दरभंगा भेजा था, लेकिन राजा शकरा सिंह ने उसे हरा दिया। शेख मोहम्मद को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था, लेकिन एक राजा शकरा सिंह थे जो दरभंगा में उसे हरा दिया। 1301 ईस्वी में शमसुद्दीन फिरोज शाह ने स्वयं को बंगाल का शासक घोषित किया और 1309 से 1321 के बीच अपने पुत्र फिरोज शाह को बिहार का राज्यपाल घोषित किया। भोजपुर और लखीसराय से खिलजी वंश के कुछ सिक्के मिले थे, जिससे पता चलता है कि बिहार में भी उनका सीमित नियंत्रण था। बिहार और तुगलक वंश। गियासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया। उसके बाद लखनौती राजा नसरुद्दीन ने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि सोनारगांव राजा गियासुद्दीन बहादुर ने सुल्तान की सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो गियासुद्दीन तुगलक ने उसे पराजित किया और उन्होंने मिथिला राजा हरिसिंह देव, कर्नाटक राजवंश जो था, को भी हराया और तिरहुत से
तुगलक शासन के समय के सिक्के मिले हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि जो राजा हरि सिंह देव थे, जो कर्नाटक राजवंश से थे, उनको मतलब हराया था। मोहम्मद बिन तुगलक, जो गयासुद्दीन का तुगलक का पुत्र था, के समय दरभंगा को तुगलकपुर कहा जाता था। उस समय यहाँ एक किला और जामा मस्जिद भी बनाई गई थी। दरभंगा में एक किला और जामा मस्जिद भी बनाई गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय। फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद का फारसी शिलालेख बिहार शरीफ से मिला, जो उस समय बिहार की राजधानी थी। पटना और गया से भी कुछ शिलालेख और सिक्के मिले हैं। 1398-99 में तैमूर के आक्रमण से बिहार में तुगलक वंश का अंत हो गया और यह जौनपुर के सरकी शासन का हिस्सा बन गया। 1398-99 में तैमूर के आक्रमण हुआ, जिससे कि तुगलक वंश खत्म हुआ और जो जौनपुर में सरकी शासक थे उसके अधीन चला गया। बिहार में सरकी का शासन बक्सर और दरभंगा क्षेत्रों तक फैला हुआ था। सुल्तान इब्राहिम शाह सरकी ने दरभंगा में एक मस्जिद की स्थापना की थी। चेरो राजवंश। ये चेरो मध्यकालीन बिहार में कई छोटे छोटे आदिवासी राज्यों का उदय हुआ, जिसमें चेरो एक प्रमुख राजवंश था। चेरो राजवंश का भोजपुर, शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू जिलों में अपना शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। वो लगभग चेरो राजवंश ने 3 वर्षों तक शासन किया। जगदीशपुर मेले की शुरुआत इसी समय फूलचंद ने की थी। 1587 से 1607 ईस्वी के बीच कुकुमचंद झरप भोजपुर के चेरो का मुखिया था। 16 से 11 ईस्वी में उज्जैनी और चेरो के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, जिसमें उज्जैनी ने जीत लिया। इसी तरह चेरो वंश की समाप्ति हो जाती है। चेरो वंश में मोदिनी राय एक थे, जो प्रसिद्ध शासक थे। मोदिनी राय का क्षेत्र गया, दाऊदनगर और अरवल तक फैला हुआ था। यहाँ तक कि रामगढ़ भी उसके क्षेत्र का हिस्सा बन गया। 1634 ईस्वी के अंत में मोदिनी राय की मृत्यु हो गई। उनके पुत्र राजा प्रताप राय उनके उत्तराधिकारी बने। उनके शासनकाल में 3 मुगल आक्रमण हुए। अंततः चेरो को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। मुगल ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया चेरो को हरा के। भोजपुर का उज्जैनी राजवंश, उज्जैनी राजपूतों का वो है। उज्जैनी एक राजपूत वंश है जो बिहार राज्य में निवास करता है। इनके पूर्वज परमेर राजपूत राजाओं ने उज्जैन पर शासन किया था। बिहार में बसने के बाद उज्जैनी कहलाए। अंततः उज्जैनी बिहार के भोजपुर क्षेत्र के शासक बने। भोजपुर में वो राज किए। भोजपुर की स्थापना भोजराज के पुत्र देवराज ने चेरो के सहसबल को मारकर की थी। देवराज को भोजपुर में संतानसी कहा जाता था। उज्जैनी और चेरो के बीच कई युद्ध लड़े गए थे। जो एक युद्ध लड़े गए उसके बाद भोजपुर उन्होंने अपने हिस्से में ले लिया था। उज्जैनी शासक गजपत ने शेरशाह सूरी के साथ गठबंधन किया और मिलकर बंगाल सल्तनत को हराया। उज्जैनी बक्सर, जगदीशपुर और डुमरांव में शक्तिशाली थे और अंग्रेजों के आने तक यहाँ बने रहे। तो जो उज्जैनी राजवंश थे, मेनली भोजपुर, जगदीशपुर, डुमरांव जो एरिया था, यहाँ पे शक्तिशाली थे और ये लगभग अंग्रेजों के आने तक रहे। बिहार और नुहानी राजवंश। नुहानी राजवंश काफ़ी वो है। नुहानी राजवंश बिहार के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजवंश था। इसका उदय सिकंदर लोधी के समय हुए राजनीतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप हुआ था। जैसे ही सिकंदर लोधी सत्ता में आया, जौनपुर का गवर्नर बिहार भाग गया। तिरहुत और सारण के जमींदार केंद्रीय शासन के विरुद्ध थे।
इन सब के कारण सिकंदर लोदी ने बिहार पर आक्रमण किया। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को हराया और दरिया खान नूहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया, जो 1523 में अपनी मृत्यु तक बिहार का प्रशासक बना रहा। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बहार खान नूहानी प्रशासक बना, जो दरिया खान नूहानी जो 1523 में मृत्यु हुआ, तो उनके पुत्र जो बहार खान नूहानी थे वह बिहार के शासक बने। बहार खान नूहानी 1523 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। उसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण की। बहार खान नूहानी जब शासक बना तो अपने को स्वतंत्र घोषित करके और सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण की। बाद में इब्राहिम लोदी ने उस पर आक्रमण कर दिया। प्रारंभ में दिल्ली की सेना की जीत हुई, लेकिन बाद में उसकी हार हो गई। इस हार के कारण मोहम्मद साम्राज्य का विस्तार बिहार से लेकर कन्नौज तक हो गया। इब्राहिम लोदी की हार हो गई बाद में, तो इससे जो सुल्तान मोहम्मद बहार खान नूहानी ने ली थी उपाधि, उनका जो साम्राज्य है वो बिहार और से लेकर कन्नौज तक हो गया। 1529 ईस्वी में हुए गागर के युद्ध में बाबर से पराजित होने के बाद सुल्तान मोहम्मद ने बाबर की सत्ता स्वीकार कर ली थी। 1529 ईस्वी में बाबर जो थे उनसे हार गए और उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जलाल खान गद्दी पर बैठा और शेर शाह सूरी को उसका सलाहकार और संरक्षक नियुक्त किया गया। यहीं से शेर शाह सूरी का उत्पत्ति हुआ, जो अफगान शासक ये भी थे। नूहानी शासकों के पतन के बाद शेर शाह सूरी शक्तिशाली अफगान शासक के रूप में उभरे। बिहार और सूर राजवंश। मध्यकाल के दौरान शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान बिहार ने लगभग 6 वर्षों तक गौरव की अवधि देखी। एक्चुअली शेर शाह सूरी ज़्यादा दिन तक शासन नहीं किए, 45 तक ही, लगभग 40 में बने, 45। उससे पहले जलाल खान जो बने थे उनके संरक्षक, कई लड़ाइयाँ उन्होंने जीती, बहुत दिलेर थे। तो 6 वर्ष तो वह नाबालिग जलाल खान का सलाहकार एवं संरक्षक नियुक्त किया गया और कई लड़ाइयाँ जीती। मध्यकालीन बिहार का स्वर्ण युग शेर शाह सूरी का शासनकाल के दौरान था। वह अफगानी था और उसका असली नाम फरीद खान था। शेर शाह सूरी का असली नाम फरीद खान। अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद ने उसे शेर खान की उपाधि दी थी। जो अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद थे उन्होंने शेर खान की उपाधि दी थी। उन्होंने बिहार के सासाराम में अपनी राजधानी के साथ सूर साम्राज्य की स्थापना की। फिर से इसीलिए बोला जाता है कि शेर शाह सूरी का जो समय था बिहार के लिए गौरव था, क्योंकि उन्होंने सासाराम में अपनी मतलब बिहार राजनीतिक केंद्र बना, यहाँ से साम्राज्य चलाया जो प्राचीन काल में थे। पंद्रह सौ 34 में शेर शाह और मोहम्मद शाह के बीच सूरजगढ़ की लड़ाई हुई, जिसे शेर शाह ने जीत लिया था। 1539 में हुमायूं और शेर शाह ने चौसा की लड़ाई लड़ी। 1540 में उसने फिर से कन्नौज में हुमायूं को हराया और उसे भारत से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। मुगल शासन के जो वो था उनको फिर से हटाया। शेर शाह ने 1539 और 1540 में 2 बार हुमायूं को हराया, जिससे कि वो भारत से बाहर जाने के लिए मजबूर हो गए और लगभग जितने मुगल का शासन था एरिया में वो सब पे शेर शाह सूरी ने शासन किया। इस जीत के बाद उसने शेर शाह सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की। शेर शाह ने
सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पटना को बिहार प्रांत की राजधानी बनाया। शेर शाह सूरी ने पटना को बिहार प्रांत की राजधानी बनाया। शेर शाह ने चांदी के सिक्के, रुपये का भी जो नाम आया शेर शाह सूरी के समय ही आया था। कई भूमि और राजस्व सुधार किए। चटगांव से काबुल तक ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार किया। तो शेर शाह सूरी ने बहुत सारे अच्छे काम किए। शेर शाह केवल 5 वर्ष 1540 से 1545 तक गद्दी पर रहे। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसमें पंजाब, मलवा, सिंध, मुल्तान, बुंदेलखंड शामिल थे। उनका साम्राज्य असम, नेपाल, कश्मीर और गुजरात को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। जो शेर शाह सूरी का साम्राज्य था, सिर्फ भारत, असम, नेपाल, कश्मीर, नेपाल जो देश है, कश्मीर और गुजरात को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। 13 मई 1545 को कलिंजर किले की घेराबंदी के दौरान शेर शाह सूरी मारा गया। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। बिहार और करानी राजवंश, जो सूर वंश था, उनके बाद शेर शाह के बाद उनके बच्चे बने और फिर और लोग बने। तो जब से जिसको करानी राजवंश ने समाप्त किया, सूर वंश का जब पतन हुआ तो बिहार क्षेत्र पर ताज खान करानी का शासन था। उन्होंने बिहार शरीफ को अपनी राजधानी बनाया। सुलेमान करानी 1565 से 1572 और दाऊद खान करानी इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। करानी राजवंश के महत्वपूर्ण शासक। सुलेमान करानी ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, जो दिल्ली से शासक थे अकबर, लेकिन उसके बेटे दाऊद ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसके चलते क्या हुआ कि अकबर हाजीपुर आया और हाजीपुर के किले पर कब्जा कर लिया। उसने 1576 ईस्वी में राजमहल की लड़ाई में दाऊद को हराया, जिसके बाद बिहार में मुगल शासन मजबूती से स्थापित हो गया। फिर से बिहार में मुगल शासन का दौर आ गया, जिसे शेर शाह सूरी ने 2 बार हुमायूं को हराकर बाहर कर दिया था, जिससे वापस अकबर ने फिर से पाया। बिहार और मुगल राजवंश। मुगलों द्वारा बिहार पर कब्जा करने का संघर्ष 1527 ईस्वी में बाबर और सुल्तान मोहम्मद के बीच घाघर की लड़ाई से शुरू होता है। बाबर और सुल्तान मोहम्मद की जो घाघर की लड़ाई बहुत प्रसिद्ध हुई थी, वहीं से मुगल ने बिहार पर कब्जा करने का शुरू किया। नुहानी राजवंश का अंत 1532 ईस्वी में हुआ, जब मुगल सम्राट हुमायूं ने दोहा सराय में अफगानों को हराया। उसने 1531 में चुनार किले पर आक्रमण किया। शेर शाह ने 1539 में हुमायूं से चौजा की लड़ाई लड़ी और 1540 में उसने फिर कन्नौज में हुमायूं को हराया। उससे वो भारत से बाहर जाने के लिए मजबूर हो गए। हुमायूं को 2 बार हराया। जो नुहानी राजवंश था, जिसके जलाल खान अंतिम नाबालिग लड़का था, संरक्षक के रूप में शेर शाह सूरी को बनाया गया था। तो नुहानी राजवंश का अंत होने के बाद शेर शाह सूरी ने हुमायूं को जो 2 बार हराया, जिससे कि ये भारत से बाहर जाने के लिए मजबूर हो गए। अकबर और बिहार। लेकिन अकबर ने फिर से राज स्थापित किया बिहार को। अकबर हाजीपुर आया और हाजीपुर किले पर कब्जा कर लिया। उसने 1576 ईस्वी में राजमहल की लड़ाई में दाऊद को हराया, जिसके बाद बिहार में मुगल शासन मजबूती से स्थापित हो गया। अकबर ने 1576 ईस्वी में इसे अपने साम्राज्य का एक अलग सूबा बना दिया। उसने
अपने साम्राज्य में एक अलग सूबे के नाम से बनाया बिहार को। मुनीम खान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। 17 मार्च 1587 को राजा मान सिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। राजा मान सिंह ने भोजपुर, गिद्धौर, खड़गपुर को हराया और रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने सासाराम में रोहतासगढ़ किले में किलेबंदी का जीर्णोद्धार कराया था। राजा मान सिंह अबू फजल के अनुसार मान सिंह ने उत्कृष्ट प्रशासन किया और सभी विद्रोहों को कुचल दिया। 1577 ईस्वी में अकबर ने महेश ठाकुर को मिथिला का प्रशासक बनाया। महेश ठाकुर ने मधुबनी के राजनगर को अपना राजधानी बनाया। आसिफ खान अकबर के शासनकाल के दौरान बिहार के अंतिम राज्यपाल थे। जहांगीर, उसके बाद जहांगीर है जो भी है। 3 नवंबर 1605 को अकबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जहांगीर बना। सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद जहांगीर ने आसिफ खान की जगह लाला बेग, जिसे बेग बहादुर के नाम से जाना जाता था, को बिहार को राज्यपाल नियुक्त किया। जहांगीर ने आसिफ खान को हटा के लाला बेग को बिहार का राज्यपाल बनाया। 1621 में जहांगीर ने अपने पुत्र परवेज को बिहार का राज्यपाल घोषित किया। वो बिहार के राज्यपाल बनने वाले पहले मुगल राजकुमार थे। जो परवेज था वो पहला मुगल राजकुमार था जो बिहार का राज्यपाल घोषित हुआ था। मिर्जा रुस्तम सफरी जहांगीर के शासनकाल के दौरान बिहार के अंतिम राज्यपाल थे। मिर्जा रुस्तम सफरी जहांगीर के शासनकाल में बिहार के अंतिम राज्यपाल थे। परवेज को वहाँ शहजादा खुर्रम ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और परवेज को हटा दिया था। फिर खुर्रम को हरा के फिर से वो जहांगीर ने मिर्जा रुस्तम सफरी को अपने शासनकाल में अंतिम राज्यपाल बनाया था। शाहजहां और बिहार। शाहजहां का काल जो था, शासन था, बहुत ही शांतिपूर्ण शासन था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान खाने आलम और फिर उनकी जगह मिर्जा सफ़ी, जिन्हें सैफ खान के नाम से भी जाना जाता था, बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ये सारे लोग दिल्ली से राज करते थे। यहाँ बिहार एक अलग सूबा मुगल के टाइम था और यहाँ पे राज्यपाल नियुक्त किए जाते थे जो सारे कुछ देख रेख करते थे। एक तरह से प्रशासक, जो आज की तरह चीफ मिनिस्टर हैं, जो बिहार के प्रशासक। तो खाने आलम को सबसे पहले शाहजहां ने राज्यपाल बनाया, लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं करने के चलते 1 वर्ष के अंदर ही उनको वापस बुला लिया और उनकी जगह मिर्जा सफ़ी, जो सैफ खान के नाम से जाने जाते थे, उनको राज्यपाल नियुक्त किया गया। सैफ खान ने पटना में शाही ईदगाह का निर्माण कराया। 1632 ईस्वी में उनका उत्तराधिकारी अब्दुल्ला खान बना, जिसने उज्जैनिया प्रमुख राजा प्रताप के विद्रोह को दबा दिया। सैफ खान के जो उत्तराधिकारी अब्दुल्ला खान बने 1632 ईस्वी में, उज्जैनिया जो भोजपुर के थे, वो राजा प्रताप ने विद्रोह किया, उनको दबा दिया। 1651 ईस्वी में जाफर खान को गवर्नर नियुक्त किया गया। उन्हें पटना में बागे जफर खान और डंडी बाजार मस्जिद का निर्माण कराया। उसके बाद औरंगजेब का मुगल में शासनकाल में शासन हुआ। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान पहला गवर्नर दाऊद खान कुरैशी था। दाऊद खान ने गया जिले में दाऊदनगर शहर की स्थापना की। दाऊद खान ने पलामू के चेरों को हराया और साम्राज्य को छोटा नागपुर तक बढ़ाया। औरंगजेब के समय दाऊद खान का उत्तराधिकारी जो जान निसार खान हुए, उनके कार्यकाल में बिहार में अकाल भी आया था।
दाऊद खान जो जानिसार खान के कार्यकाल में यूरोपीय यात्री टर्बिनियर और बर्नियर ने पटना का दौरा किया था। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम शाह आलम प्रथम शासक बने। उन्होंने 1702 ईस्वी में राजकुमार अजीम, जिसे अजीमुशान के नाम से जाना जाता था, को बिहार का सूबेदार और फर्रुखसियर को बंगाल का नवाब बनाया। शाह आलम प्रथम ने 1702 में राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार और फर्रुखसियर को बंगाल का नवाब बनाया। जो औरंगजेब के पोते जो शहजादा अजीम, जो शाह आलम प्रथम के पुत्र थे, 1704 ईस्वी में पटना का पुनर्निर्माण किया और उसका नाम अजीमाबाद रखा। शहजादा अजीम मतलब अजीमुशान जिसको बोलते थे, बिहार में मुगलों के उनके बाद जो मुगलों का नियंत्रण था वो कमज़ोर होने लगा। फर्रुखसियर पहला मुगल था जिसने 1713 में पटना में राज्याभिषेक हुआ था। जो पहले मुगल शासक थे जिसका पटना में राज्याभिषेक हुआ था, वह पटना में शपथ लेने वाले पहला मुगल शासक बना। फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार में 4 सूबेदार नियुक्त थे: कैरात खान, मीर जुमला, बुलंद खान और खान जमा। मुगल राजा मोहम्मद शाह जो 1719 के समय फखरुद्दौला को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वो बिहार के अंतिम राज्यपाल और गवर्नर थे। बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला के काल में पटना में न्यायालय का निर्माण कराया गया था। फखरुद्दौला को बंगाल के नवाब ने बर्खास्त कर दिया और वहाँ बिहार में फिर बंगालियों का जो बंगाल के नवाब थे उनका राज्य स्थापित हो गया। तो 1733 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने उन्हें बर्खास्त कर दिया, जो बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला थे, और अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसलिए जो 17वीं शताब्दी मध्य में 1743 ईस्वी में पेशवा बालाजी बाजीराव के आक्रमण के साथ मुंगेर और भागलपुर में मराठों का आगमन हुआ। 1743 में पेशवा बालाजी बाजीराव ने आक्रमण किया, जिससे कि मुंगेर और मराठों का आगमन हुआ। फाइनली बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 ईस्वी में लड़ाई खत्म हुई थी। अंग्रेजों ने प्रभावी रूप से बिहार पर नियंत्रण कर लिया। बक्सर की लड़ाई जो हुई थी 1765 ईस्वी में, जो मीर कासिम, सिराजुद्दौला और वो सारे मिल के लड़े थे, जिसमें अंग्रेजों ने जीत हासिल की थी। जो 64 में लड़ाई शुरू हुई थी और जो समझौता हुआ उसके तहत 1765 में लड़ाई खत्म हुई। एक समझौते के तहत पूरा बिहार पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो। इस तरह ये जो मध्यकाल है उसमें आक्रमण और उत्तराधिकार के बीच में बिहार एक तरह से पिसता रहा। बिहार का जो गौरव था, जहाँ राजनीतिक केंद्र कभी प्राचीन काल में हुआ करता था, सांस्कृतिक केंद्र जिसमें प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और वो हुआ, वो सारे जो थे नष्ट कर दिए गए थे। इसलिए मध्यकालीन बिहार की जो स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी। बिहार में सूफीवाद क्या होता है? सूफीवाद एक तरह से भगवान के प्रति काफ़ी आस्था हो। मुस्लिम में सूफीवाद इस्लाम का एक आध्यात्मिक रहस्यवाद है। यह एक सूफीवाद एक धार्मिक संप्रदाय होता है जो ईश्वर को आध्यात्मिक खोज के लिए ध्यान केंद्रित करता है।
वो जो भौतिकता है, जो विलासिता है, उसको नकारता है और तपस्या के तरफ अग्रसर होकर भगवान को पाने की वो है, जिसे सूफीवाद बोलते हैं। तो बिहार में भी सूफीवाद बहुत चला, जिसमें बिहार शरीफ और सारण चिश्ती सूफीवाद की गतिविधियों के लिए उल्लेखनीय केंद्र था। सुतासिया क्रम के सबसे महान सूफियों में से एक वैशाली के पास बनिया बसरह के अबुल फैज काजी नोला थे। सूफीवाद में अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते थे, अलग अलग, जैसे कि चिश्ती। सूफीवाद बिहार में बहुत लोकप्रिय हुआ। इमाम ताज फकीर, चिश्ती, कादरी, सुहरवर्दी, फिरदौसी, नक्शबंदी बिहार के प्रचलित सूफीवाद के विभिन्न संप्रदाय थे। अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग अपने आध्यात्मिक जो थे, वहाँ पे सूफीवाद भौतिकता को न करता है, भगवान की खोज करता है। तो मुस्लिमों में सूफीवाद के अलग अलग संप्रदाय लोगों को मान, जिसे कुछ चिश्ती को मानने वाले थे, कुछ संख्या कादरी को मानने वाले थे, फिरदौसी थे। मखदूम सैफुद्दीन अहमद एहाजा मनेरी सबसे प्रमुख सूफी संत थे, जिनका जन्म जुलाई 1264 ईस्वी में पटना के मनेर गांव में हुआ था। 12 साल की उम्र में उन्होंने अरबी, फारसी, तर्क, दर्शन और धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनेर से चले गए थे। उन्हें फिरदौसी की उपाधि शेख नजीबुद्दीन फिरदौसी ने दी। सैफुद्दीन अहमद एहाजा मनेरी ने किताब लिखी, मकतूबत शादी, मकतूबती बिस्टो हस्त और फवाद रुकानी। ये उनका जो कब्र है बिहार शरीफ नालंदा में बड़ी दरगाह में स्थित है। तो इस तरह सूफीवाद बिहार में बहुत प्रचलित था। बिहार में सिख धर्म मध्यकाल के उत्तरार्ध में सिख धर्म का प्रसार बिहार में भी हो गया था। गुरु नानक देव 1509 ईस्वी में पटना आए थे। 1509 ईस्वी में पटना के गाय घाट के पास भगत जैतमल के घर रुके थे और बाद में 1666 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर अपने परिवार सहित आ गए यहाँ। 1666 ईस्वी में सबसे पहले गुरु नानक देव 1509 में आए थे पटना। उसके बाद 1666 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर अपने पूरे परिवार सहित पटना में आ गए और यहीं बस गए। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब पटना में हुआ था, जिसे पटना साहिब में हुआ था। उन्हें 9 साल की उम्र में सिख गुरु के रूप में स्थापित किया गया था, जब उनके पिता गुरु तेग बहादुर को इस्लाम में परिवर्तित नहीं होने के कारण सिर कलम कर दिया गया था। जो उनके पिता गुरु तेग बहादुर थे वो इस्लाम में परिवर्तित नहीं होते, इसलिए जो उस टाइम इस्लामिक शासक जो थे उनको सिर कलम का आदेश दिया। तो उसके चलते 9 साल की उम्र में ही गुरु गोविंद सिंह को सिख गुरु के रूप में स्थापित किया गया। वह एक आध्यात्मिक नेता, कवि और योद्धा थे। गुरु गोविंद सिंह जी आध्यात्मिक नेता और कवि। उन्होंने खालसा नामक सिख योद्धा को मुगल सेना से लड़ने के लिए तैयार किया। उन्हें करतारपुर पोथी को गुरु ग्रंथ साहिब में अंतिम रूप देने का श्रेय भी दिया जाता है। तख्त श्री हरमंदिर साहिब, जिसे पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म के 5वें तख्तों में से एक है। 5 जो सिख धर्म के तख्त हैं उसमें से एक है। जो अन्य प्रसिद्ध स्थान हैं गुरुद्वारा घई घाट, गुरुद्वारा गोविंद घाट, गुरुद्वारा गुरु का बाग, गुरुद्वारा बाल लीला, गुरुद्वारा हांडी साहब आदि जो प्रमुख हैं सिख धार्मिक स्थान हैं जो सिखों के।
तो इस तरह बिहार में सिख के भी जो प्रचार प्रसार हुए, और जो अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में पटना साहिब में हुआ था, उन्होंने करतारपुर पोथी को अंतिम रूप देने में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कुछ मध्यकालीन में यही अच्छाइयाँ थी जो हुआ, नहीं तो जो मध्यकालीन में बिहार की जो प्राचीन स्थिति, जो राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था प्राचीन काल में, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। यहाँ अपने उत्तराधिकार के लिए हमेशा ही आक्रमण होते रहे, और मोस्टली बिहार को दिल्ली से ही शासन किया जाता रहा। लगभग शेरशाह सूरी का ही शासनकाल है जो बिहार फिर से राजनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। उसके बाद फिर से बाहर से ही फिर अंग्रेज आए, तो जिनको कॉलोनियल पीरियड कहते हैं, आज़ादी तक उन्होंने बिहार को बंगाल में मर्ज कर दिया और बंगाल से ऑपरेट होने लगा, जो काफ़ी संघर्ष करने के बाद 1912 में बिहार को फिर से अलग किया गया। उड़ीसा और बिहार एक साथ आए। फिर उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ। फिर जब आफ्टर इंडिपेंडेंस बिहार का एक विभाजन और किया गया, 2000 में झारखंड बना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राचीन काल का बिहार था वो मुख्य भारत की मुख्य भूमिका में था। तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मध्यकालीन भारत बिहार की जो प्रमुख तथ्य की जानकारी हमने साझा किया, आप इसको जितनी बार रिवाइज करेंगे और अच्छी तरीके से आपके दिमाग में आएगा, और ये जो आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत उपयोगी होंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं और आधुनिक काल के बारे में नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। थैंक यू।